हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संस्कृति, जिसमें आपकी वास्तुकला और स्थापत्य कला भी आती है और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लेना ज़रूरी समझा कि आपको एक ही जगह पे काफ़ी सारा कंटेंट मैं यहाँ पर दे सकूँ। ठीक है, तो हम लोग एडवर्टीजमेंट 51 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2022 का ये नोटिफिकेशन है और आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, तो जिसकी परीक्षा की डेट अभी तक कुछ निर्धारित नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जीएस की तैयारी है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को एक्सेल इन एजुकेशन को भी जो है ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हेल्पफुल वीडियो है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वैसे वास्तुकला के बारे में चीज़ें बताई जाएंगी जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। यहाँ से आप देखिएगा, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे इससे संबंधित तो देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर्स में वहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वास्तुकला में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम वास्तुकला में या स्थापत्य कला, जिसको आर्किटेक्चर बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जो भारतीय मंदिर थे इसमें वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ थी। ठीक है, इसमें से देखिए नागर, द्रविड़ और बेसर। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है और इस शैली में कहाँ के मंदिर हैं तो उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 3 शैलियाँ हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा ही हम समझेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या है, थोड़ा सा भी हमको कुछ पता होता है, कुछ थोड़ी भी नॉलेज होती है, तो कई बार हम एग्जामिनेशन हॉल में उन चीज़ों को लिंक कर पाते हैं। अब देखिए, द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य में था। ठीक है, तमिलनाडु की बात कर रहा है, तो द्रविड़ शैली वहाँ पे थी। और जैसे उड़ीसा के मंदिर कैसे नागर शैली के थे, उत्तरी भारत में प्रचलित है। बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। ठीक है, कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसर शैली हो गई। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, ND और B, बेसर शैली दोनों का मिक्सचर है। तो ये हो गया आपका कुछ शैली के बारे में, जो कि कौन कौन सी शैलियाँ भारतीय मंदिर वास्तुकला में प्रयोग की गई हैं। उसके बाद देखिए, हम लोग क्रम से इन चीज़ों को समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली थी और सबसे विश्व के इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और उस समय जो खुदाई के दौरान जो भी स्थापत्य कला के नमूने प्राप्त हुए वो उस समय की अन्य सभ्यताओं से अधिक श्रेष्ठ थे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, सबसे पहली थी, तो यहाँ पे नगरों का विकास शतरंज के बोर्ड की तरह किया गया था और नालियों का अच्छा इंतजाम था, अच्छा प्रबंध था। ठीक है, वहाँ के अभी भी आप देखते हैं अवशेष, तो वहाँ पे ये चीज़ें अभी भी दिखती हैं। हालांकि खंडहर है, लेकिन कालीबंगा वगैरह जैसे में मैंने खुद देखा है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं अवशेषों के रूप में। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े पुरास्थलों में से एक था, इसके उत्खनन में भवनों के 7 क्रमिक स्तरों के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण भवन जैसे कि विशाल स्नानागार, महाविद्यालय, अन्नागार तथा सभा भवन, ये सारी चीज़ें मिली थी। ठीक है, अब उस समय का जो स्नानागार था मोहनजोदड़ो का सर्वश्रेष्ठ भवन था, जो अभी इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि उत्तर से दक्षिण तक 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा था। ठीक है, और उस समय इसकी फर्श की जुड़ाई पक्की ईंटों और चूनों के आरे से हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर चौड़ी सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, मतलब इसमें उतरने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत गहरा था। और यहाँ पर देखिए, इसके जलापूर्ति जो कहाँ से की जाती थी, कुएँ से की जाती थी। इस तरह से यहाँ पर इस स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ऐसे यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जो भवन था स्नानागार का वो किस तरह से था। देखिए, अब अगला देखते हैं, वैदिक काल से मगध काल तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, मतलब वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, तो सिंधु घाटी के बाद क्या हुआ? वैदिक सभ्यता ही। वैदिक सभ्यता से मैंने आपको बताया कि काफ़ी सवाल बनते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर के हों और चाहे वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से हों। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में डाल दी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं अभी भी डालूंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने ज़रूर रहिए। वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण होने के कारण स्थापत्य कला का नमूना आज तक शेष नहीं है और
इसका मुख्य योगदान भारतीय साहित्य और संस्कृति में है। ठीक है, तो वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपने पढ़ी भी हैं, कई तरह के ग्रंथ थे, साहित्यकार थे, और उस समय के क्या क्या जो है वहाँ पर कौन कौन सी रीतियाँ थी, है ना, रीति रिवाज कौन कौन से थे, वो सारी चीज़ें वैदिक सभ्यता में आपने देखी हैं। तो एक वीडियो और भी है, मैं वो आपको तुरंत ही दूंगी, मतलब जल्दी ही दे दूंगी आपको, वो बनी हुई रखी है, तो उसमें आपको एक ही जगह पे काफ़ी सारा कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से ग्रंथ थे और कौन सी जो है उसमें उसके कितने जो है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस समय कौन कौन से इसके अंतर्गत, जैसे कि शिक्षा लेने के समय कौन कौन से उसमें क्रियाएं होती थी, कौन कौन से उनके नाम थे, कौन से अनुष्ठान होते थे, ये सारी चीज़ें आपकी वैदिक सभ्यता में थी। तो ठीक है, उसको हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, 2-3 वीडियो मैंने डाल दी हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप देखिए, अब मौर्य काल की बात करते हैं, हम लोग अभी स्थापत्य कला के बारे में फोकस करते हैं। ठीक है, मौर्य काल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास हुआ। अशोक के शिलालेख, सारनाथ स्तूप, बराबर की गुफाएं, ये सारी जो इसके काल में हुई थी। और मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? पत्थरों का प्रयोग था। ठीक है, यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया था और इसको भी 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में क्या था? नगर निर्माण, स्तूप, गुफाएं और स्तंभ, ये सारी चीज़ें आप किस में मिलती हैं? मौर्य काल में मिलती हैं। ठीक है, कि स्तूप का भी इन्होंने ही निर्माण कराया था, गुफाएं और स्तंभ के बारे में इन्होंने ही बताया था। ठीक है, मौर्य काल की बात है। लोक कला, मूर्तियाँ और मृदभांड, ये सारी चीज़ें हैं। आप देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम इसका डिटेल देखते हैं स्तूप के बारे में। तो देखिए, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इनमें से कुछ स्तूपों को, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने देखा था। अब इस समय 2 स्तूप उपलब्ध हैं, जैसे कि सांची का महास्तूप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और सारनाथ का धर्मराजिक स्तूप है ना। तो ये स्तूप क्या होते थे? स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया टीला होता था। यहाँ पर स्मृति के स्वरूप जो है ये टीला होता था। इसी को क्या है, स्तूप को ही चैत्य भी कहते थे। ठीक है, इसी स्तूप को ही चैत्य भी कहते थे। और स्तूप निर्माण का प्रारंभ मौर्य पूर्व काल से ही माना जाता है। तो एक किस तरह से यूज किया जाता है? अवशेषों के रूप में और चिता पर स्मृति के स्वरूप के रूप में। ठीक है, टीला होता था, इसी को स्तूप कहा गया। अब जैसे कि कहा, ये भी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के बाद उनकी अस्थियों पर 8 स्तूप का निर्माण हुआ था, जिसमें से एकमात्र पिपरहवा स्तूप के अवशेष ही प्राप्त होते हैं, ये नाम भी याद रखिएगा। और स्तूपों में बात करें तो भरहुत का स्तूप, ठीक है, ये सर्वाधिक प्राचीन है। कहाँ पर है? ये स्तूप मध्य प्रदेश में सतना के समीप है। ठीक है, तो भरहुत का स्तूप, ये भी मौर्य काल की ही जो है उस समय की जो है कृति है, मतलब उस समय की ये कलाकृति है। तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में सतना के समीप है। विदिशा के निकट सांची का स्तूप, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है, स्तूपों में सबसे विशाल और श्रेष्ठ है। ठीक है, सबसे प्राचीन की बात करें तो कौन सा है? भरहुत का है। और विदिशा के निकट सांची का जो स्तूप है वो रायसेन में, ये विशाल और श्रेष्ठ है। और अशोक द्वारा बनवाए इस ग्रुप को इस स्तूप को महास्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर महास्तूप की बात करें तो कौन सा है? विदिशा के निकट जो है सांची का स्तूप। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो काकना दावोत। ठीक है, काकना दावोत, यहाँ से भी लिपि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो अवशेषों के ही रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए अमरावती स्तूप। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम क्या है? धान्य कटक है ना। ये नाम, अदर नेम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि कौन सा स्तूप या कौन सी जो है ये आकृति कहाँ पर प्रसिद्ध है ना, कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पता होना चाहिए। अब गुफाएं भी मौर्य काल में ही पाई गई हैं। तो मौर्य काल में बराबर एक जगह का नाम है और नागार्जुनी की पहाड़ियों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ ने 7 गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 12 गुफाओं का निर्माण कराया था और इन्हें आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान किया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी थी? जैसे कि कर्ण, चौपड़ की गुफा, सुदामा की गुफा, लोमहर्षि गुफा और विश्व झोपड़ी, ये सारी चीजें थी। स्तंभ भी क्या है? ये भी मौर्य युगीन वास्तुकला के उदाहरण है। अशोक से पूर्व भारत में स्तंभ निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बखिरा स्तंभ बिंबिसार द्वारा निर्मित माना जाता है। ये बखिरा स्तंभ एक स्तंभ का नाम है। तो ये कहाँ पे? बिंबिसार द्वारा इसको बनाया गया था। अशोक के स्तंभ चुनार और मथुरा की पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और ये इनके जो है हाइट भी बहुत ज़्यादा है, 30 से 50 फीट है और वजन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है 1000 से 1200 मन के लगभग है। तो ये सारी चीज़ें कुछ स्तंभों के बारे में थी। अब देखिए मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य कला, मतलब इसके बाद क्या था?
मौर्य काल के बाद पुष्यमित्र शुंग का राज्य प्रारंभ हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था, ठीक है। और सातवाहन राजाओं ने अनेक मंदिर, चैत्य और विहार बनवाए। और नासिक शिलालेख जो था सातवाहन राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी से संबंधित है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पर मैंने ली, क्योंकि इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका प्राचीन भारतीय इतिहास कितना ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का निर्माण हुआ था वो मौर्य काल और इसमें गुप्त काल में हुआ, गुप्त वंश में, ठीक है। तो वो सारे जो है हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ से मैंने देखा कि कोई भी एग्जाम हो आपका वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुप्त काल में जितने भी क्वेश्चन थे वो अधिकतर वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको जो है पूरे एक एक पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए कुषाण कला की बात करें तो कुषाण चीन की यूयी जाति से संबंधित थे, है ना। इनके काल में मथुरा और गांधार स्कूल प्रमुख थे जो कला से संबंधित थे। और इस काल में मूर्ति कला का काफ़ी विकास हुआ और पक्की ईंटों का भी प्रयोग इसी काल में आरंभ माना जाता है। तो जो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं वो यहाँ पर ले ली हैं, ठीक है। आप देखिए अगला, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। इसी को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा काल, कौन सा टाइम पीरियड मतलब प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये प्राचीन भारत का स्वर्ण काल गुप्तकालीन व्यवस्था को कहा जाता है, गुप्त काल को, ठीक है। गुप्त काल में ये मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था और इस काल में देवताओं की मूर्तियां जो है मंदिर के गर्भगृह में रखी जाती थी। ये तो इसकी खास विशेषता हुई। सारनाथ का धमोक स्तूप इसी काल में पूर्ण हुआ था। इस काल में मंदिर छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों के बनाए जाते थे, ठीक है। अब कौन कौन से मंदिर थे, तो गुप्त युग की बात करें तो स्थापत्य कला में बहुत उन्नति हुई थी। इसकी तुलना पेरिक्लिन युग से की जाती है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन मैं आपको पूरे करवाऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे संबंधित, वो किसी भी एग्जाम में आए हो, चाहे आपकी शिक्षक भर्ती में आए हो, चाहे अदर एग्जाम में, क्योंकि टॉपिक्स तो आपके जीएस के सेम ही रहते हैं। तो वहाँ से कहीं के भी क्वेश्चन हो वो आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। गुप्त काल की वास्तुकला को 7 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि राजप्रसाद और आवास गृह, मंदिर, गुहाएं, स्तूप, विहार और स्तंभ। इस तरह से इसमें ये 7 भागों में यहाँ की वास्तुकला को बांटा गया है। अब मंदिर जो थे गुप्त काल की वास्तुकला में सर्वोत्तम उदाहरण, इस समय जो मंदिर का निर्माण हुआ था इसमें मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पे हुआ था, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, ठीक है। तो ये इस समय कुछ ऐसी डिजाइनिंग होती थी और मंदिरों की जो छत होती थी वो सपाट होती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। और जो मंदिरों के द्वार और स्तंभ थे वो अलंकृत होते थे, किंतु मंदिर का जो भीतरी भाग होता था वो सादा होता था, है ना। जैसे कि आजकल कितनी कलाकृतियाँ होती हैं, तो इस तरह से वहाँ पर अंदर जो था वो सादा होता था। भूमरा के शिव मंदिर, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। जो भी रेड से है ना वो ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। भूमरा के शिव मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में सतना में मध्य प्रदेश में कराया गया था। इस मंदिर का अब केवल गर्भगृह शेष है। इस मंदिर की विशेषता है क्या है, एक मुखी शिव की मूर्ति स्थापित है और इसके गर्भगृह का प्रवेश द्वार और मंडप अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत है, ठीक है। नशना कुठार, यहाँ का पार्वती मंदिर भूमरा के समीप ही है, मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है। और भीतरगांव कहाँ है, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश की बात करता है। इसका मंदिर ईंटों का बना हुआ प्राचीनतम शिखर युक्त मंदिर है। इसकी छत पिरामिड की तरह है। तो इस तरह से बाहरी दीवारों में जो है बने तालों में मतलब जो आले होते थे उसमें, मतलब अलमारी कह सकते हैं, कि पौराणिक देवी देवताओं की मृण्मयी मूर्तियाँ रखी गई थी। भीतरगांव मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पे निर्मित है। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि उसकी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, कि ये मंदिर किससे संबंधित है। तो इस तरह से जो कुछ खास है उनके बारे में मैंने 2-2 लाइन डिटेल भी दे दिया है, ठीक है। अब देखिए सांची का मंदिर, सांची महास्तूप के दाहिनी ओर स्थित है। इस मंदिर को मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए सांची मंदिर गुप्त काल का आरंभिक मंदिर है। इसमें द्वार मंडप है और स्तंभों के अतिरिक्त कहीं भी अलंकरण नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया सांची का। अब यहाँ का देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है, ये भी गुप्त काल की सर्वोत्कृष्ट मंदिर में आता है। और कहाँ पर है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। यहाँ पर वैष्णव धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर वैष्णव धर्म से संबंधित यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, ठीक है। इस मंदिर में गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। देवगढ़ मंदिर की विशेषता क्या है, क्योंकि ये जो है
8 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वतः प्रथम उदाहरण है। और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो अनंत शाही विष्णु जी की प्रतिमा है। ठीक है, तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है किनसे है, किनकी प्रतिमा है, तो विष्णु जी की है। अन्य मूर्तियों में कौन कौन है, गजेंद्र मोक्ष है, रामावतार है, कृष्णावतार, ये सारे दृश्य भी यहाँ पर है। अब नागौद का खो मंदिर, यहाँ पर भी क्या है, एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना की गई है और नागौद का खो मंदिर है। ठीक है, खो मंदिर कहाँ है, नागौद में है। मुकुंद दर्रा मंदिर कहाँ है, कोटा राजस्थान के पहाड़ी दर्रे पे स्थित है। तो ये कुछ मंदिर हैं जो आपके गुप्त काल से संबंधित हैं। एरन का विष्णु मंदिर एरन में स्थित है मध्य प्रदेश में, और एरन में वराह और विष्णु मंदिर है। ठीक है, विदिशा के समीप उदयगिरी पर्वत श्रृंग पर विष्णु का मंदिर था जिसके सम्मुख गरुड़ ध्वज निर्मित था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो रायपुर में है। ठीक है, इसे लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। और ऐहोल का मंदिर, ऐहोल में गुप्तकालीन मंदिर है, इसकी बनावट अन्य गुप्त मंदिरों से समानता रखती है। तो ये कहाँ है, बीजापुर में। ठीक है, ऐहोल का मंदिर, ऐहोल बीजापुर में है। ऐहोल मंदिर में गंगा और यमुना की मूर्तियां अंकित है। ठीक है, तो ये इसकी खास विशेषता है। यहाँ पर देखिए गुप्त काल की बात करें तो हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहार, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण भी हुआ है। तो इस तरह से मंदिरों के साथ साथ विहार, चैत्य और स्तूप भी हैं। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, धमोक या धमेक इसको बोलते हैं, स्तूप गुप्त काल में बना था, ईंटों का बना स्तूप था ये। धमेक स्तूप का आधार अन्य गुप्तकालीन स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर आयताकार है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है कि धमेक स्तूप अन्य स्तूपों के समान चबूतरे पे निर्मित न होकर धरातल पे ही निर्मित है। तो बस इसको आपको याद रखना है कि सारनाथ का क्या है, धमेक स्तूप गुप्त काल में ही बना था। ठीक है, अब देखिए ग्वालियर के समीप धार जिले के बाग में 9 गुफाएं हैं जो सभी विहार हैं। यहाँ पर विहार वगैरह की भी बात कर रहा है ना, तो बाग की गुफाओं के विषय अलौकिक हैं जिन्हें नृत्य ज्ञान आदि ये सब, जैसे कि नृत्य ज्ञान ये सब है। ठीक है, इन्हें गिरिव गुफाएं भी कहा जाता है। अब गुप्तकालीन विहारों के अवशेष सारनाथ और नालंदा में भी मिले हैं। और प्रमुख केंद्र जो है गुप्तकालीन मूर्तिकला के वो कौन थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। ठीक है, तो गुप्त काल की मूर्तिकला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था, सारनाथ था। यहाँ सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध और कुछ जैन मूर्तियां भी हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें, ये तो सारनाथ की बात हो गई। नालंदा शैली की धातु की मूर्तियां मिलती हैं। इस समय मुख्यतः विष्णु के अवतारों की मूर्तियां बनाई गई थी। और विष्णु की प्रतिमा देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, ये आपने पहले ही पढ़ा है। और वाराह की वास्तविक आकृति में निर्मित मूर्ति एरन से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका गुप्त काल के जितने भी थे। उसके अलावा देखिए अजंता के चित्रों के 3 विषय, प्राकृतिक सौंदर्य, वृक्ष, नदी, झरने, पशु पक्षी, और ये सब छतों को सजाने में चित्रित किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरे कहें तो बुद्ध और बौद्धिस्ट के चित्र और जातक ग्रंथों के वर्णात्मक दृश्य भी यहाँ पर है। अजंता के चित्र धार्मिक विषयों पर आधारित है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अजंता के बारे में जो आपकी यहाँ पर कौन कौन सी भित्ति चित्रों में मिलेंगे, जैसे कि मरणासन राजकुमारी, मूर्छित रानी, यशोधरा और राहुल, ये सारे जो हैं इनके यहाँ पर इनके चित्रों में अंकित किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए मालविकाग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि गुप्त काल के नगरों में संगीत शिक्षा के लिए कला भवन होते थे। मालविकाग्निमित्रम आप समझ रहे हैं किसकी रचना है, तो ये कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। ठीक है, ये 5 अंकों का नाटक है जिसमें किनका वर्णन है, मालवा देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मालविकाग्निमित्रम किसकी जो है कृति है, कालिदास का संस्कृत नाटक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इसी में बताया गया कि गणदास को संगीत और नृत्य का आचार्य बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुप्त काल से संबंधित चीज़ें। अब देखिए दक्षिण भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला, तो दक्षिण भारत में बात करें तो वाकाटक वंश, बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव राजा, गंग वंश, चोल वंश, इन सब का राज्य समय था। अब इसमें जो प्रसिद्ध मंदिर है वो देखिए नटराज मंदिर, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। इसका निर्माण चोल वंश के राजाओं ने कराया था। यहाँ पर नटराज का मंदिर है तो नटराज की ही मूर्ति है। नटराज का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर शिव जी की जो है मूर्ति होती है और वो भी तांडव नृत्य की मुद्रा में। ठीक है, यहाँ पर जब उन्होंने तांडव अपना किया था तो वही नटराज की मूर्ति आप लोग देखते होंगे कि मिलता है शोपीस के रूप में भी,
तो ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में है। बृहदेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु के थंजावुर में है। यहाँ पर इसे जो है राज चोल प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, चोल प्रथम ने बनवाया था। ये ग्रेनाइट का मंदिर है जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है। इसका जो शिखर है वो 16 मंजिल ऊंचा है। तो ये हो गया बृहदेश्वर मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा, ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर ये अक्सर पूछा जाता है, ये जितने भी मंदिर हैं ना दक्षिण भारत के, ये पूछे जाते हैं। इसे कैलाश मंदिर की बात करें तो इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने विशाल चट्टान को काटकर बनवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर इसे चोल राजा चोल द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर पर मुस्लिम सेनाओं ने आक्रमण भी किया था, किंतु पुनः हिंदू साम्राज्य की स्थापना के समय इसका और अन्य हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम सेनाओं ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। इन सब के जो है किन्होंने बनवाया है, किन राजाओं ने इनका निर्माण कराया था, ये आपको जानना जरूरी होता है और कहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक बहुत कम आते हैं, देखने वालों की संख्या तो ज़्यादा रहती है लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। और चैनल लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर मैं एनालिटिक्स देखती हूँ तो वहाँ पर जो है नॉट सब्सक्राइब वाले जो है ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए ना, मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को भी सपोर्ट करिए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सारा कंटेंट देखना पड़ता है और आपके एग्ज़ाम पैटर्न को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको 20-25 मिनट या आधे घंटे की वीडियो एक मिल पाती है, ठीक है। तो इसके हमारे भी प्रयास को मतलब मोटिवेट करने के लिए आप लोग को चैनल को लाइक करना चाहिए, मतलब वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ठीक है। अब देखिए कुछ अदर मंदिर को भी देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण गंग शासक नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने कराया था, प्रथम, ठीक है। यहाँ पर ये प्रथम है। इसका जो मुख्य नाम है क्या है, ब्लैक पैगोडा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहे देखिएगा उठा के, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीसीएस वगैरह में तो अक्सर ही खैर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक पैगोडा, कभी ऐसे आ जाए आपको मैच करने के लिए तो कहाँ है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर ही है। यहाँ पर ये जो मंदिर है 13वीं शताब्दी का है और अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, बनावट की इसकी बात करें कि कंस्ट्रक्शन कैसा था, तो इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उसमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी हैं। जैसे कि लगता है कि मान लो 7 घोड़े रथ को खींच रहे हो, है ना। जैसे आप कभी चित्र भी देखते हैं ना, ऐसी फोटोज़ भी मिलती हैं, तो ऐसा ही बिल्कुल प्रतीत होता है कि 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक अदर नेम है जो कि अक्सर पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने इस वीडियो में कंसीडर की हैं। अब देखिए राजपूत कालीन स्थापत्य कला, ये जो राजपूत कालीन उत्तर भारतीय दक्षिण जो है भारतीय मंदिरों से अलग हैं। यहाँ के जो थे राजपूत कालीन उत्तर भारतीय मंदिर जो थे दक्षिण भारतीय मंदिरों से ये अलग हैं। खजुराहो में कई विश्व मंदिर है जिनका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। तो ऐसे काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनका निर्माण किसने कराया था, चंदेल राजाओं ने, ठीक है। और खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन ने कराया था। एक है कंडरिया का महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण यशोवर्मन के पुत्र धंग ने करवाया था। और सोमनाथ का शिव मंदिर जो था राजपूत राजाओं ने ही बनवाया था। आपको पता है ना कि ये सोमनाथ का जो है शिव मंदिर यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, तो ये राजपूत राजाओं ने ही बनवाया था। तो ये कुछ राजपूत कालीन स्थापत्य कला के नमूने हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और कुछ देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि लिंगराज मंदिर। ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली क्या है, नागर, जो मैंने 3 शैलियाँ आपको बताई ना पहले, तो आर्य नागर शैली, ये जो है आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। इसकी जो है इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है ना। उसके बाद बात करें तो जगन्नाथ मंदिर, देखिए कुछ एक ही मंदिर हैं यहाँ पर जो कहाँ पर स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में जिले में स्थित है। ये मंदिर नागर शैली में बना है। कई बार शैली भी पूछ ली जाती है, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा जानना चाहिए कि कहीं भी आपने हल्का फुल्का पढ़ रखा है और मान लीजिए आ गया। एग्ज़ाम को टफ कैसे बनाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले पूछा जा चुका है
बिल्कुल वैसा ही पूछा जाए, उसी में टॉपिक तो आपके वही है, सिलेबस तो वही है, लेकिन थोड़ा सा और उसको चेंज करके थोड़ा उसका लेवल अप कर दिया जाता है और बस क्वेश्चन जो है टफ बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लिंक करके चीज़ों को पढ़ना चाहिए और मेरी आदत भी है कि मैं आपको थोड़ा सा आगे पीछे की भी चीज़ें बताती हूँ। अब देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये मोढेरा का मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर, इसका निर्माण जो है अभी जैसे कंपूचिया पहले था, वर्तमान में क्या है कंबोडिया, इसके शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर में इसमें घोषित किया था। ठीक है, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का है। यहाँ पे शैलियों के नाम भी हैं, कई बार ऐसे पूछे भी गए हैं ना। तो अंकोर वाट का मंदिर क्या है, विष्णु जी से जो है संबंधित है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, माउंट आबू में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य के मैलूरू शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है। ये भगवान शिव के नाम से निराकार है, जो यहाँ पे विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब जो है, ठीक है, ये हो गया आपका। और बात करें तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य मंदिर आपको पता है ना, सीतापुर में है, सीतापुर लखनऊ, ठीक है, यूपी में है, यहाँ पर लखनऊ के पास है। तो ये नैमिषारण्य मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई स्थापत्य कला से। मैंने अधिकतर कोशिश की है कि सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ भूल चूक हो गई होगी तो उसको हम लोग क्वेश्चन के मामले जो माध्यम से जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।